मित्रों नमस्कार। आज मैं आप सबके सामने पहली बार अपनी कविताओं का पाठ करूंगा। पहले तो मैं अक्सर एक आलोचक के रूप में ही आप लोगों के सामने हाजिर रहता था और वो मेरी अच्छी या बुरी जो भी पहचान है उस तरह की बन गई है। लेकिन आज अर्पण कुमार जी का ऐसा आग्रह था कि मैं अपनी कविताएं पढ़ूं। लेकिन इसके पहले कि मैं अपनी कविताएं पढ़ता, मैंने उनसे पूछा कि आप मेरे कवि को कितना जानते हैं, क्योंकि मैं तो वैसे शायद ही कभी अपनी कविता इस तरह से खुले मंचों पर पढ़ता हूं। हाँ, आकाशवाणी पर, दूरदर्शन पर मेरा जाना हुआ है। मेरे कई मित्रों की इच्छा भी थी और वे लोग मुझे स्वीकार भी लेते थे। और मेरे जीवन में ऐसे भी मौके आए हैं जब हमारे कुछ प्रतिष्ठित कवि मित्रों ने यह भी कहा आश्चर्यजनक रूप से कि आज हमारा एक आलोचक हमारे साथ कविता पढ़ेगा। तो आयोजक ने उन्हें मेरी कुछ कविताएं दी उसी समय पढ़ने के लिए। तो उन लोगों ने कहा कि हाँ, सचमुच ये केवल आलोचक नहीं है, कवि भी है। इसका ये मतलब नहीं था कि वे कोई व्यंग कर रहे थे, बल्कि उन्होंने माना, बल्कि ये कहा कि ऐसी कविताएं तो हम ही लिख सकते थे। तो मेरा आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ा और उस आत्मविश्वास को मैंने कभी भुलाया नहीं, हमेशा संजोता रहा और यह देखता रहा कि सचमुच मेरा कवि मुझे क्यों मजबूर करता है कविता लिखने से। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने अपने कवि को काफ़ी पीछे फेंका है, क्योंकि मेरी कविताएं जरा संकोची हैं और वो गद्य के सामने आकर के ठहर जाती हैं या संकोच में और झिझक में अपने आप को पीछे कर लेती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि अच्छा भी है कि मैं नहीं कविता पढ़ता, लेकिन मेरे संग्रह तो हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, मेरे कई संग्रह हैं और जब जब कविताएं मैंने लिखी वो इकट्ठी होती गईं और फिर मैं उसमें चुनता गया। और दो बड़े कवियों ने मुझे इस रूप में भी आशीर्वाद दिया कि मैं अपनी कविताओं को लेके इतना झिझकता क्यों हूँ और इतना संकोच क्यों करता हूँ। उनमें से एक थे कवि श्री नागार्जुन और दूसरे थे पंडित भवानी प्रसाद मिश्र। मैं आज अपने उन कवि मित्रों को भी याद करना चाहता हूँ जिन्होंने निरंतर मेरी कविताओं को देखा, अपना समर्थन दिया और एक प्रकार से आगे बढ़ करके मेरा साथ दिया। उनमें सर्वश्री शलभ श्रीराम सिंह, वेणुगोपाल, नरेंद्र जैन और विनय दुबे, ये चार नाम प्रमुख हैं जो हम लोग साथ रहते थे। विनय दुबे विदिशा भोपाल पहुंच जाते थे और हम लोग प्राय एक दूसरे की कविता सुनते और सुनाते थे। और वे लोग जब उस पर हाँ कर देते थे, समर्थन दे देते थे कि नहीं ठीक है, तब मैं अपना संग्रह देता था। ऐसा भी मौका आया जब नरेंद्र जैन और शलभ श्रीराम सिंह के साथ मेरी कविताएं भी शामिल की गईं और उसकी भूमिका कवि श्री नागार्जुन ने लिखी। तो ये मेरे कवि का थोड़ा बहुत इतिहास है। दूसरी बात ये कि मैंने लिखी 1957 के बाद, क्योंकि मैं कलकत्ता में अपने किशोर काल में था। वहीं मेरी पढ़ाई लिखाई ज़्यादातर हुई, सिर्फ एमए और पीएचडी की पढ़ाई छोड़कर। तो वहाँ कवि सम्मेलनों का तो लगभग समारोह होता ही रहता था। मैंने बच्चन जी को सुना, दिनकर जी को सुना, बहुत करीब से इन लोगों को देखा, नीरज जी को सुना और कई बार सुना, हंस कुमार तिवारी को सुना और उसके साथ साथ बच्चन जी को मैंने छात्रावास में सागर के रहते हुए भी बुलाया, आमंत्रित किया
और उनका काव्य पाठ सुना। तो ये सब मेरे जीवन के कुछ स्मृतियां हैं जो मैं आपसे शेयर इसलिए करना चाहता हूं कि मैं, ऐसा नहीं है कि केवल किताब पढ़ करके आलोचना सीखता गया, बल्कि मैं कवियों के समीप भी रहा और उस समीपता से मुझे काफ़ी लाभ हुआ कि कविता अंततः फूटती कैसे है, लिखी कैसे जाती है और उसके लिए कैसा कवि हृदय चाहिए। तो इस रूप में मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि मूलतः तो मेरी पहचान, या कहिए जो एक प्रकार से वर्चस्वकारी पहचान है, एक आलोचक के रूप में है, लेकिन मैंने काम बहुत सारे किए हैं और अब मैं आज आपके सामने कवि के रूप में प्रस्तुत हूँ। तो सबसे पहले, वैसे तो मैं ऐसा नहीं मानता कि कोई बहुत परंपरावादी हूँ, लेकिन परंपरा की जो जीवंतता है, उसकी जो सार्थकता है, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। इसलिए मैंने गीत भी लिखे, गज़लें भी लिखी, मेरी किताब ही है उस पर एक स्वतंत्र रूप से। कविताएं तो मैं लिखता ही रहा और कई सारी कविताएं मेरे मित्रों ने प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छापा भी और मुझे उस रूप में भी स्वीकृति मिली। आज सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी भाषा और छंद में कविता सुनाऊंगा जो हमारे अपने समय के अनुभवों से जुड़ी हुई है और इसमें कोई क्रम नहीं रहेगा, क्योंकि मैं निरंतर, अभी भी मैं फेसबुक पर अपनी कुछ ताज़ा कविताएं कभी कभी डाल देता हूं। जो लोग मेरे फेसबुकिया मित्र हैं वो देखते भी होंगे कि मैं जब तक अपनी कविताएं डाल देता हूं और वे उसको पसंद करते हैं। इसलिए एक कवि के रूप में भी मैं आपके सामने आने में कोई अब संकोच नहीं कर रहा हूं। सबसे पहले मैं पढ़ रहा हूं, इस कविता का शीर्षक है बोलो राम। टेढ़वा चंदन मधुरी बान बोलो राम। टेढ़वा चंदन मधुरी बान बोलो राम। मुँह में राम बगल में छुरी बोलो राम। टेढ़वा चंदन मधुरी बान बोलो राम। मुँह में राम बगल में छुरी बोलो राम। लूट मची है बस्ती बस्ती बोलो राम। लूट मची है बस्ती बस्ती बोलो राम। चोर चोर मौसेरे भाई बोलो राम। लूट मची है बस्ती बस्ती बोलो राम। चोर चोर मौसेरे भाई बोलो राम। तिल भर धूप ताड़ भर छाया बोलो राम। तिल भर धूप ताड़ भर छाया बोलो राम। बड़े जनों की बेढब माया बोलो राम। गूंगा सबद अरथ है बहरा बोलो राम। गूंगा सबद अरथ है बहरा बोलो राम। पहरे पर पहरा ही पहरा बोलो राम। तिरछे आंगन अटपट पाँव बोलो राम। रात की बेर विपत की लोय बोलो राम। और आखिरी है अड़बड़ नगरी गड़बड़ लो बोलो राम। गुपुत कथा यह काहू न कहिए बोलो राम। ये पहली कविता है। इसमें आजकल के जो बहुत ज़्यादा बहुप्रचारित राम हैं वह भी हैं और इस तरह से उनका स्मरण भी हो गया और हमारे ज़माने के अपने अनुभव भी साथ साथ चले आए, जिसमें कवि का कोई दोष नहीं है। दूसरी कविता जो है पारंपरिक छंद में ही, दोहे में है और कुछ दोहे हैं 8-7-8, उन्हें मैं सुना रहा हूं आपको। झुलस गई गई सब कोपलें राख भय सब फूल। झुलस गई सब कोपलें राख भय सब फूल। हरे भरे बाकी बचे कीकर आक बबूल। झुलस गई सब कोपलें राख भय सब फूल। हरे भरे बाकी बचे कीकर आक बबूल। और तप तप कर धरती हुई अंगारे की ढेर। तप तप कर धरती हुई अंगारे की ढेर। छाह नहीं पानी नहीं मची हुई अंधेर।
तीसरा दोहा है, ठग ही ठग बैठे हुए ठाकुर बन दरबार। ठग ही ठग बैठे हुए ठाकुर बन दरबार, करनी की मत पूछियो लीला अपरंपार। अफसर नेता सेठ, अफसर नेता सेठ और चाई चोर फकीर, सबके चेहरे एक से सभी नमक की खीर। वैसे बुंदेलखंड में खीर में नमक डाला जाता है, लेकिन आम देश में खीर नहीं डाला जाता, क्योंकि दूध और नमक का बैर माना जाता है। नाच रहे बहुरूपिये भड़ुए खेलें स्वांग, नाच रहे बहुरूपिये भड़ुए खेलें स्वांग, और लोकतंत्र में मची है, लोकतंत्र के कुएं में पड़ी मिली है भांग। कहाँ जाएं किससे कहें कौन सुनेगा हाय, कहाँ जाएं किससे कहें कौन सुनेगा हाय, हम तो भैया हो गए बिन गुस्सिया की गाय। अंतिम है, तुम जो ठहरे आदमी क्या समझोगे खेल, तुम जो ठहरे आदमी क्या समझोगे खेल, माखन में मिश्री मिली या पानी में तेल। ये कुछ दोहे थे मेरे जो मैं आपको सुनाना चाहता था। अब कुछ अलग मिजाज की कविताएं मैं आपको सुना रहा हूं। वैसे ये भी छंद में है, लेकिन इसकी भाषा और छंद में पहले की तुलना में कुछ ज्यादा आपको नवीनता मिलेगी। ये दो लड़कियों पर कविता है। वो दो किशोरियां थी जो जहां मैं रहता था विदिशा में, वहां मुडेर पर बैठी थी और सूरज डूब रहा था और बातचीत कर रही थी। तो उनको लेकर के वो कविता आई, क्योंकि अभी तक मैं नहीं समझ पाया कि कवि के पास कविता किन किन स्रोतों से कैसे कैसे चली आती है। तो इसलिए मैंने ये कविता लिखी। दो लड़कियां इसका शीर्षक है। दो लड़कियां बैठी वहां छत पर, दो लड़कियां बैठी वहां छत पर, मुडेरों की तरह आकाश की दो खिड़कियां, दो लड़कियां। दो लड़कियां बैठी वहां छत पर, मुडेरों की तरह आकाश की दो खिड़कियां, दो लड़कियां। मशगूल हैं यूं बात में हो स्वप्न जैसे रात में, मशगूल हैं यूं बात में हो स्वप्न जैसे रात में, देती समय को घुड़कियां, दो लड़कियां, दो लड़कियां बैठी वहां छत पर मुडेरों की तरह। अंतिम टुकड़ा है, कुछ छिप रहीं कुछ खुल रहीं, कुछ छिप रहीं कुछ खुल रहीं, तिनका लिए बुलबुल रहीं। कुछ छिप रहीं कुछ खुल रहीं, तिनका लिए बुलबुल रहीं, जो दोस्तों की झिड़कियां, दो लड़कियां बैठी वहां छत पर मुडेरों की तरह, आकाश की दो खिड़कियां। इसके आगे एक कविता है जो मेरे दूसरे संग्रह से है, पतझर की बांसुरी से। मैं ही था उसका सबसे पहला नागरिक। इस कविता का शीर्षक है निष्कासन। कभी कभी हम जो दुनिया बनाते हैं उस दुनिया से हमको ही निकलना पड़ता है। इस्लाम में और ईसाइयत में तो हम ये पुराण कथा पढ़ते ही आते हैं कि वहाँ उन लोगों को खुदा ने या ईश्वर ने, गॉड ने निकाला था उनकी हरकतों को लेकर, लेकिन कभी कभी आदमी खुद अपनी दुनिया से निकाला जाता है। मैं ही था उसका सबसे पहला नागरिक, मुझे ही बेदखल किया गया सबसे पहले। मैं ही था उसका सबसे पहला नागरिक, मुझे ही बेदखल किया गया सबसे पहले। मुझे ही बनाया गया था दुनिया का मालिक, निकाला गया मुझे ही सबसे पहले। मेरे लिए ही रची गई थी दुनिया, मुझे ही खारिज किया गया सबसे पहले। ये है, ये मैंने फेसबुक पे भी डाला था ये कविता और काफी पसंद की गई थी।
ये भी पतझर की बांसुरी से है। जवान लड़कियों की तरह आती हैं खुशियां। इसमें केवल आप उपमाओं का सौंदर्य देखेंगे। जवान लड़कियों की तरह आती हैं खुशियां और रोती हुई बेटियों की तरह विदा हो जाती हैं। जवान लड़कियों की तरह आती हैं खुशियां और रोती हुई बेटियों की तरह विदा हो जाती हैं। जहां तहां बिखरी चीजों की तरह रह जाती हैं सिर्फ उदासियां। जवान लड़कियों की तरह आती हैं खुशियां। एक कविता और है जो एक दूसरे ही मूड की है। यह जिंदगी। हमारे कवि मित्र नरेश मेहता को, नरेश सक्सेना को ये बहुत पसंद है। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा था कि आप ही लिख सकते थे, क्योंकि इसमें काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हिम्मत तो हर कविता के हर शब्द में पड़ती है, क्योंकि आप जब अपने को संपादित करने लगते हैं तो वहीं से कविता का विनाश भी शुरू होता है, क्योंकि उसमें अनुभव भी संपादित होता चला जाता है। कविता सुनिए, यह जिंदगी। मुझसे तो नहीं छोड़ी जाएगी यह जिंदगी। मुझसे तो नहीं छोड़ी जाएगी यह जिंदगी। कितनों को धकेला है पीछे मैंने इसके लिए। कितनों को धकेला है पीछे इसके लिए। रौंदा है कितनों को, कितने बेचारे मेरे हुए नाते वंचित, और कितने मारे गए निरपराध। मुझसे तो नहीं छोड़ी जाएगी यह जिंदगी। कविता समाप्त। आजकल जैसी कविताएं लिखी जा रही हैं उस पर भी मैंने एक कविता लिखी, क्योंकि वहाँ मेरा आलोचक कुछ ज़्यादा सचेत हुआ और उसने महसूस किया तो मैंने लिखा। इसका शीर्षक है अनुभव शैलीहीन। संज्ञाएं बीमार हैं, आहत हैं सर्वनाम। संज्ञाएं बीमार हैं, आहत है सर्वनाम। आहत हैं सर्वनाम। कोरे विशेषणों के बल पर कैसे चलेगा भाषा का काम। संज्ञाएं बीमार हैं, आहत हैं सर्वनाम। कोरे विशेषणों के बल पर कैसे चलेगा भाषा का काम। अर्थ के बिना सार्थक होगा कैसे कोई पद। अर्थ के बिना सार्थक होगा कैसे कोई पद। बिना क्रिया के पूरा होगा कैसे वाक्य। संज्ञाएं बीमार हैं, आहत है सर्वनाम। और अंतिम टुकड़ा है जीवन अनुभव के बिना लिखा जाएगा कैसे। जीवन अनुभव के बिना लिखा जाएगा कैसे। शैलीहीन संरचना होगी कैसे संप्रेषित। एक और कविता है जो अलग मूड की है, जरा सा थोड़ी गंभीर और कुछ दार्शनिक स्पर्श लिए हुए भी है। इसका शीर्षक है उत्तर प्रेम। यह मेरा शरीर है मेरे बगल लेटा हुआ निर्वस्त्र। यह मेरा शरीर है मेरे बगल लेटा हुआ निर्वस्त्र। मेरी आत्मा हाथ फेर रही है इसकी पीठ पर। यह मेरा शरीर है मेरे बगल लेटा हुआ निर्वस्त्र। मेरी आत्मा हाथ फेर रही है उसकी पीठ पर। सहला रही है एक एक अंग। सहला रही है एक एक अंग। झुक कर दाईं ओर थपथपा रही है बायां गाल। झुक कर दाईं ओर थपथपा रही है बायां गाल। यह मेरा ही शरीर है, सूख नहीं रहे हैं जिसके आंसू। यह मेरा शरीर है ठीक मेरे बगल लेटा हुआ निर्वस्त्र। ये पतझर की बांसुरी से ही एक अंतिम कविता भी मैं आपको सुना रहा हूं। हर दौर में हमी। हर दौर में हमी। खाका हमी ने किया तैयार।
हम ही ने गढ़ी खूबसूरती, खाका हम ही ने किया तैयार, हम ही ने गढ़ी खूबसूरती, प्यार भी शुरू किया सबसे पहले हम ही ने, प्यार भी शुरू किया सबसे पहले हम ही ने, हम ही सबसे पहले हुए कुर्बान। दुनिया ने की जब शिकायत, हम ही माने गए कसूरवार। प्यार शुरू किया जब हम ही ने, हम ही सबसे पहले हुए कुर्बान। दुनिया ने की जब शिकायत, हम ही माने गए कसूरवार। करम सबसे ज्यादा गिनाए गए हमारे ही, करम सबसे ज्यादा गिनाए गए हमारे ही, कोसा भी गया हमें ही भरपूर। हम भी रहते रहे हर दौर में, हम भी रहते रहे हर दौर में, जैसे रहते रहना था हमें। अब मैं आपको दूसरे संग्रह से कुछ कविताएं सुना रहा हूं, जिसका शीर्षक है शब्द जिन्हें भूल गई भाषा। ये वैसे तो मेरा चौथा या पांचवा संग्रह है, लेकिन फिलहाल मैं इसमें से सुना रहा हूं, क्योंकि बहुत खोजने खाजने जाऊंगा तो फिर समय लगेगा और आप ऊबने लगेंगे। बरसों बाद बैठे हम इतने करीब, बरसों बाद बैठे हम इतने करीब, बरसों बाद फूटी हमारी आत्मा से वही जानी पहचानी सुबास। बरसों बाद फूटी आत्मा से वही जानी पहचानी सुबास। बरसों बाद हुए हम, बरसों बाद हुए हम धरती, हवा, आग, पानी, आकाश। एक कविता बीच में इसी संग्रह से है, और जिसको किशोर पीढ़ी और युवा पीढ़ी को ज़्यादा ही पसंद करती है, वो मैं सुना रहा हूँ आपको। हालांकि मेरे कई मित्रों को ये लगता है कि मैंने इस तरह की कविताएं करीब 65-66 साल की उम्र में कैसे लिखा। अपराध करने के लिए चाहिए कठिन दुस्साहस, अपराध करने के लिए चाहिए कठिन दुस्साहस, साहस उससे भी अधिक चाहिए प्यार करने के लिए। अपराध करने के लिए चाहिए कठिन दुस्साहस, साहस उससे भी अधिक चाहिए प्यार करने के लिए। अब कुछ दूसरे मूड की कविताएं सुना रहा हूं, फिर लौटूंगा मैं। ये हमारा जो संग्रह है अर्धसत्य का संगीत, जो 16 में आया, उससे एक कविता सुना रहा हूं आपको। सत्ता के त्रिशूल से दागे गए साणों की, सत्ता के त्रिशूल से दागे गए साणों की डफरन सुनाई दे रही है चारों ओर। सत्ता के त्रिशूल से दागे गए साणों की डफरन सुनाई दे रही है चारों ओर। इन्हीं से चमका रही है वह अपना चेहरा, इन्हीं से चमका रही है वह अपना चेहरा, झमका रही है मायावी नैन। मैं आपको याद दिलाऊं कि कफन कहानी में प्रेमचंद ने ये टुकड़ा लिखा है कबीर का, ठगनी क्यों नैना झमकावे। ये झमकावे शब्द तो ऐसे चलता है हमारे अवध में, लेकिन मैंने मुख्यतः वहीं से लिया है। इन्हीं से चमका रही है वह अपना चेहरा, झमका रही है मायावी नैन, जनमन के प्राण संकट में हैं, उचटी उचटी है उनकी नींद। जनमन के प्राण संकट में हैं, उचटी उचटी है नींद। अट्टहास के अंधेरे में दूर दूर तक सहमा है पूरा जहान। इसी का उत्तरवर्ती चरण है, शेष साई विष्णु अनंत निद्रा में है। शेष साई विष्णु अनंत निद्रा में हैं, सोए पड़े हैं उनके शंख और चक्र। सिर्फ लक्ष्मी है, सिर्फ लक्ष्मी है जो जागी हुई हैं और मुस्कुरा रही हैं। शेष साई विष्णु अनंत मुद्रा में हैं, सोए पड़े हैं उनके शंख और चक्र।
सिर्फ लक्ष्मी हैं जो जागी हुई मुस्कुरा रही हैं, और जागे हुए हैं उनके वाहक। दिगंतों तक मची है उन्हीं की आवाजाही। डफरन सुनाई दे रही है साणों की, सत्ता के त्रिशूल से दागे गए साणों की डफरन सुनाई दे रही है चारों ओर। एक और कविता है, इसका शीर्षक है बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां को तो कौन नहीं जानता, बल्कि कभी कभी तो भारत उन्हीं के नाम से, उन्हीं की शख्सियत से पहचाना जाता है। और शायद हम सब लोगों को पता भी है कि रियाज करने वो काशी विश्वनाथ मंदिर के सामने बैठ जाते थे और उनसे ये पूछा गया था कि आप रियाज कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तो जाके मंदिर के सामने बैठ जाता हूँ और वहाँ अपनी शहनाई सुनाता हूँ, वही मेरा रियाज है। इस देश में ऐसे भी महात्मा संगीतकार हुए हैं, और एक नहीं अनेकों। उन्हीं पर एक कविता है, संदर्भ और प्रसंग तो आप समझ ही जाएंगे। बनारस में कैसे बचे होंगे बिस्मिल्लाह खां, बनारस में कैसे बचे होंगे बिस्मिल्लाह खां, और बच पाए होंगे उनके आलाप। बनारस में कैसे बचे होंगे बिस्मिल्लाह खां, और कैसे बच पाए होंगे उनके आलाप और तान। आखिर दूरी कितनी है काशी और अयोध्या में, आखिर दूरी कितनी है काशी और अयोध्या में। अयोध्या में तो बचकर और संभल कर चलने को कहा गया है, अयोध्या में तो बचकर और संभल कर चलने को कहा गया है। कहा गया है आ गए हो तो आ गए हो, लौट कर जाना है किंतु मुश्किल। आ गए हो तो आ गए हो, लौट कर जाना है किंतु मुश्किल। मारे भी जा सकते हो तुम, राम अब यहां नहीं रहते, राम अब यहां नहीं रहते। फिर तो राज ही का सवाल कहां, फिर तो राज का सवाल ही कहां। राम अब यहां नहीं रहते, फिर तो राज का सवाल ही कहां। धीरे धीरे यही यात्रा काशी तक भी पहुंचेगी, जाएगी मथुरा तक भी, और भागना पड़ता है तब शिव को और कृष्ण को भी। नहीं तो खदेड़ ही दिए जाएंगे वे अपनी पूरी आत्मा के साथ। फिर उनकी बारात में, खास तौर से शिव की, उनकी बारात में तो जात कुजात सब शामिल हैं। तब क्या करेंगे बिस्मिल्लाह खां, मैं सोचता रहता हूँ अक्सर। तब क्या करेंगे बिस्मिल्लाह खां, मैं सोचता रहता हूँ अक्सर। क्या अपनी शहनाई के लिए जान दे देंगे, दे भी सकते हैं क्योंकि वो बिस्मिल्लाह खां है। क्या अपनी शहनाई के लिए जान दे देंगे, दे भी सकते हैं क्योंकि वो बिस्मिल्लाह खां है। और शहनाई के अलावा उनके पास बचा ही क्या है। बनारस में कैसे बचे होंगे बिस्मिल्लाह खां। एक और कविता है, थोड़ी सी विचारों की उलझन में पड़े हुए शख्स की और भटकाव की। ये समय कैसा है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इसका शीर्षक है चश्मा। लेनिन से पूछा मार्क्स से, लेनिन से पूछा मार्क्स से। गया तो गांधी और आइंस्टीन के भी पास, पर किसी ने भी नहीं बताया कहाँ गया मेरा चश्मा। लेनिन से पूछा मार्क्स से। गया तो गांधी और आइंस्टीन के भी पास, पर किसी ने भी नहीं बताया कहाँ गया मेरा चश्मा। बिस्तर से पूछा किचन और मेज से। रहे सब के सब खामोश हों जैसे सब अजनबी। रहे सब के सब खामोश हों जैसे अजनबी। लोहिया जयप्रकाश और नेहरू तक भी गया, किस किस के पास नहीं गया मैं। लोहिया जयप्रकाश और नेहरू तक भी गया, किस किस के पास तक नहीं गया मैं।
कहा सबने तुम्हारा चश्मा है तुम ही जानो। कहा सबने तुम्हारा चश्मा है तुम ही जानो। आप देखें कि कैसे कैसे लोगों से भर गया है जमाना। आप देखें कि कैसे कैसे लोगों से भर गया है जमाना। जवाब नहीं है किसी के पास एक छोटी सी बात का। आप देखें कि कैसे कैसे लोगों से भर गया है जमाना। जवाब नहीं है किसी एक के पास एक छोटी सी बात का। और संजोग देखिए कि गुजर रहा था आईने के पास से, देखा वह तो मेरी अपनी ही नाक पर था और आईना मुस्कुरा रहा था। चश्मा लेनिन से पूछा मार्क्स से, पर किसी ने नहीं बताया कहाँ गया मेरा चश्मा। और कविता है, इसका शीर्षक है जूते। और ये यूं समझिए आपकी एक समय में विज्ञापन चलता था कि जूते अब सांस लेने लगे हैं। तो बहुत दिनों तक मैं जब न्यू मार्केट जाता था भोपाल में, अब तो 5-6 महीने से कोरोना के कारण न्यू मार्केट दो स्वप्न सा हो गया है, तो वहाँ ये विज्ञापन अक्सर सुनने को मिल जाता था। और कभी कभी दूरदर्शन तो नहीं लेकिन आकाशवाणी पर भी सुनने को मिल जाता था। और मैंने ये कविता, मज़ेदार बात यह है कि दूरदर्शन पर ही पढ़ी। शीर्षक है, ये 4 टुकड़ों में है कविता। आदमी ने जब से सांस लेना छोड़ा है, जूते लेने लगे हैं सांस। आदमी ने जब से सांस लेना छोड़ा है, जूते लेने लगे हैं सांस। हुआ जा सकता है अब निश्चिंत, आदमी जब नहीं रहेगा, जूते बसा लेंगे अपनी बस्तियां। हुआ जा सकता है अब निश्चिंत, आदमी जब नहीं रहेगा, जूते बसा लेंगे अपनी बस्तियां। जूतों से ही बची रहेगी आदमियत की पहचान। ये पहला टुकड़ा है। दूसरा है, जूते उतने सुंदर दिखते हैं, नहीं दिखता जितना आदमी। जूते उतने सुंदर दिखते हैं, नहीं दिखता जितना आदमी। चाह कर भी अब हम नहीं कह सकेंगे कि ये चेहरा बहुत सुंदर है। जूते उतने सुंदर दिखते हैं, नहीं दिखता जितना आदमी। चाह कर भी अब हम नहीं कह सकेंगे ये चेहरा बहुत सुंदर है। जूते उठ खड़े होंगे इसके खिलाफ। तीसरा टुकड़ा है, बड़ी बड़ी कंपनियां जुटी हुई हैं जूतों के कारोबार में। बड़ी बड़ी कंपनियां जुटी हुई हैं जूतों के कारोबार में। तमाम बड़े कहे जाने वाले लोग अपना बड़प्पन साबित करने के लिए खरीद रहे हैं बड़े बड़े जूते। तमाम बड़े कहे जाने वाले लोग अपना बड़प्पन साबित करने के लिए खरीद रहे हैं बड़े बड़े जूते। मित्रों, सभ्यता पहचानी जाएगी अब जूतों से, और जूतों से ही लिखा जाएगा आदमी का इतिहास। बड़ी बड़ी कंपनियां जुटी हुई हैं जूतों के कारोबार में। अंतिम टुकड़ा है इसका, जो जितना बौना है ऊंची है उतनी उसकी ही हील। जो जितना बौना है ऊंची है उतनी उसकी हील। जूतों की यही तो खासियत है। जूतों की यही तो खासियत है, अक्सर बढ़ा देते हैं वे बौने आदमी का कद। जो जितना बौना है उतनी ही ऊंची है उसकी हील। ये 4 टुकड़ा था जो मैंने आपको सुनाया। अब एक विश्वास एक ऐसी खूंटी है जिस पर टंगे हैं सबके कपड़े। विश्वास एक ऐसी खूंटी है जिस पर टंगे हैं सबके कपड़े, उसके भी जो विश्वासघाती है।
ये छोटी सी कविता थी, लेकिन ये बहुत पसंद की जाती है, इसलिए मैंने आपको सुनाया। एक कविता मैंने बाजार में दुख शीर्षक से भी लिखा है, और आजकल तो बाजार हमारे ईश्वर के बाद या ईश्वर के पर्याय के रूप में हमारे चतुर्दिक है, बल्कि ईश्वर भले ही न हो लेकिन बाजार तो है। उसमें मूल्य किस तरह बदले हैं, उठे गिरे हैं, नष्ट हुए हैं और फिर दूसरे मूल्य बने हैं मानव विरोधी। मैंने उन अनुभवों से गुजरते हुए ये कविता लिखी, शायद कभी आप भी गुजरे हो। दुख ने नहीं पहचाना, दुख ने नहीं पहचाना, मिला था मैं उसे कल बाजार में। दुख ने नहीं पहचाना, मिला था मैं उसे कल बाजार में। लेता रहा लोगों से दाम, न तो मुझे बैठने को कहा, न पूछा मेरा हाल। न तो मुझे बैठने को कहा, न पूछा मेरा हाल। बरसों पुरानी जान पहचान की चमक भी कहाँ थी उसकी आंखों में। बरसों पुरानी जान पहचान की चमक भी कहाँ थी उसकी आंखों में। नदारत था मन का उछाह, मिला था मैं कल उसे बाजार में। दुख ने नहीं पहचाना मुझे। इसी बाजार पर एक और कविता है। आए तो हो तुम जरूर, जाओगे किंतु बुरी तरह बिक कर। आए तो हो तुम जरूर, जाओगे किंतु तुम बुरी तरह बिक कर। जितना जितना खरीदोगे जाओगे उतना उतना ही बिकते। जितना जितना खरीदोगे जाओगे उतना उतना ही बिकते। आदमी की तरह तुम लौटोगे सामान की तरह। यहाँ से कहाँ कोई लौटा है सुरक्षित। आए तो हो तुम जरूर, जाओगे किंतु बुरी तरह बिक कर। ये जो कविता थी, बाजार को आप लोग देख ही रहे हैं, लेकिन कवि तो कवि है, वो अपनी बाण नहीं छोड़ता। इसलिए कविता और है जिसका शीर्षक है दुखों की भाषा। सोए पड़े ज्वालामुखी की तरह अक्सर सोया पड़ा रहता है समय। सोए पड़े ज्वालामुखी की तरह अक्सर सोया पड़ा रहता है समय। या फिर बर्दाश्त की सरहदों पर रहता है प्रायः धुंधुआता। सोए पड़े ज्वालामुखी की तरह अक्सर सोया पड़ा रहता है समय। या फिर बर्दाश्त की सरहदों पर रहता है धुंधुआता। सूखी टहनियों के डेरे में डालकर, सूखी टहनियों में डेरे डालकर बैठी रहती हैं उसकी चिंगारियां। सूखी टहनियों में डेरे डालकर बैठी रहती हैं उसकी चिंगारियां। जंगल की चुप्पी में छिपी रहती है आग। बेचैन ख्याल आदमी के सपनों में समय। बेचैन ख्याल आदमी के सपनों में समय लेता रहता है करवटें, और किसी आहत नाक सा पटकता रहता है अपने फन। और किसी नाहत नाक सा पटकता रहता है अपने फन। सोए हुए भी रहता है अक्सर जागता। खून के हजार हजार घूंट पीते हुए ठीक अगल बगल रहते देखे गए हैं लोग ब्रूटस की तरह। खून के हजार हजार घूंट पीते हुए ठीक अगल बगल रहते देखे गए हैं ब्रूटस की तरह। आपको मालूम है शेक्सपियर के नाटक जूलियस सीजर में ब्रूटस जो बहुत उसका अंतरंग था, उसी ने उसका वध किया। खून के हजार हजार घूंट पीते हुए ठीक अगल बगल रहते देखे गए हैं लोग। इस मुगालते में न रहना कि भुला बैठेंगे वे अपने दुखों की भाषा। नहीं, सोए पड़े ज्वालामुखी की तरह अक्सर सोया पड़ा रहता है समय। ये कुछ और कविताएं आपको मैं सुना रहा हूं अपने
दूसरे संग्रह से जो पृथ्वी का प्रेम गीत है, और ये जब मैं विदिशा में रह रहा था, क्योंकि विदिशा से मैं भोपाल आया सन 2000 में 16 जून को। उसके पहले 33 साल मेरे यौवन के और प्रौढ़ता के सब विदिशा में कटे। वहाँ भी कवियों का जमघट तो लगा ही रहता था। नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, वेणुगोपाल, सलभ श्री राम सिंह, महेश्वर तिवारी, ये लोग तो रहने ही लगे थे। नरेंद्र जैन भी वहीं थे। तो वहाँ फिर हम लोगों का एक समूह ऐसा बन गया था जिसमें हम लोग आपस में एक प्रकार से सत्संग गोष्ठी किया ही करते थे। और उसी में कभी कभी पंडित भवानी प्रसाद मिश्र और कभी श्री नागार्जुन जैसे बुजुर्गों का आना जाना भी होता था। तो और शहर भी करीब करीब उस समय 60-70 हज़ार की आबादी में था, अब तो लाखों में है। मैंने लिखा एक कविता, आप सुने। कविता नहीं लिखी जाएगी जब फूल हो जाएंगे समझदार और कलियां दुनियादारी पर उतर आएंगी। कविता नहीं लिखी जाएगी जब फूल हो जाएंगे समझदार और कलियां दुनियादारी पर उतर आएंगी। कविता अपने छप्पर में लगा लेगी आग, चिकने चुपड़े लोग जब बसने लग जाएंगे उसके आसपास। कविता करेगी त्राहिमाम जब उसे लिखने लगेंगे अफसर और पोसने पर उतारू हो जाएंगे मंत्री। कविता के ये बुरे दिन लगभग करीब आ गए हैं। कविता नहीं लिखी जाएगी जब फूल हो जाएंगे समझदार और कलियां दुनियादारी पर उतर आएंगी। इसमें एक कविता और है जो मुझे बहुत प्रिय है और मैं इसको सुनाना भी चाहता हूं आपको। इम्तिहान में पूछा गया है इस बार। ये मैं सुना रहा हूं आपको पृथ्वी का प्रेम गीत से, जिसमें हम 3 लोग थे, सलभ श्री राम सिंह और नरेंद्र जैन। इम्तिहान में पूछा गया है इस बार, महात्मा गांधी बनिया थे या बाभन। आप समझ रहे होंगे आजकल महात्मा गांधी को कैसे कैसे पहचाना जा रहा है। लेकिन कविता मैंने काफी पहले लिखी थी। इसमें जो तारीख डली है वो 1988 की है। इम्तिहान में पूछा गया है इस बार, महात्मा गांधी बनिया थे या बाभन। विवेकानंद दिन में कितनी सिगरेटें पीते थे। शोले फिल्म कितनी बार देखी तुमने। राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन की तुलना करके बताओ। बताओ कि गांधी कब हुए नेहरू और नेहरू हो गए गांधी। पूछा गया है अगला सवाल भी कि एक हाई कोर्ट जज की कीमत कितनी है। पूछा गया है अगला सवाल भी, एक हाई कोर्ट के जज की कीमत कितनी है। कितने में बिकाऊ है मंत्री और कितने में बिक जाती है पूरी की पूरी लोकसभा। पूछा गया है अगला सवाल, एक हाई कोर्ट के जज की कीमत कितनी है। कितने में बिकाऊ है मंत्री और कितने में बिक जाती है पूरी की पूरी लोकसभा। अंतिम और अनिवार्य सवाल भी पूछा गया है इम्तिहान में। ये जरा ध्यान से आप सुने। अंतिम और अनिवार्य सवाल भी पूछा गया है इम्तिहान में, और तुम्हारी खुद की अपनी कीमत क्या है। इम्तिहान में पूछा गया है इस बार, महात्मा गांधी बनिया थे या बाभन। ये मैं आपको अपनी कुछ और दूसरी कविताएं, जो शायद समय हो रहा है तो मैं और 1-2 कविताएं ऐसी सुनाता हूँ। फिर उसके बाद कुछ लंबी कविताएं हैं, उनके कुछ टुकड़े सुनाऊंगा। और अर्पण कुमार जी का ऐसा कहना था कि भीम बैठका के कुछ टुकड़े आप जरूर सुनाएंगे, लेकिन वो तो काफ़ी लंबी कविता है, उसके कुछ हिस्से मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि अब इतनी देर तक कविता सुनाना बहुत संभव नहीं लग रहा है।
ये हंसी पर मैंने लिखा है, लेकिन इसमें आप मेरी कल्पनाओं की उड़ान देख सकते हैं। इस हंसी में कई कई सुबहों के स्वप्न शामिल हैं। ये कविता मार्च 2010 की है, जब मैं कलकत्ता में था तब की लिखी हुई है। इस हंसी में कई कई सुबहों के स्वप्न शामिल हैं, जाने कितने कोमल गांधार किसी अल्हड़ कंठ से फूटे हुए। दूसरा चित्र देखें आप। इस हंसी में धूप के खिलने के सारे रहस्य मौजूद हैं। इस हंसी में धूप के खिलने के सारे रहस्य मौजूद हैं। उन आवाजों का जादू भी जिनसे होकर गुजरा करती हैं ऋतुओं की सांसें। इसमें कल्पना की बारीकी आप देख सकते हैं। इस हंसी में धूप के खिलने के सारे रहस्य मौजूद हैं। उन आवाजों का जादू भी जिनसे होकर गुजरा करती हैं ऋतुओं की सांसें। इस हंसी में चांदनी की बेबाक बदकही है। इस हंसी में चांदनी की बेबाक बदकही है और रातों के न जाने कितने ऐसे किस्से जिन्हें अभी अफवाना और पनपना है इस हंसी में। यह जब कभी किसी भरी पूरी पकी फसल सी, यह जब कभी किसी भरी पूरी पकी फसल सी लहलहाएगी जिंदगी के सिवानों में, आसमान भी तब खो बैठेगा अपना धीरज। आसमान भी तब खो बैठेगा अपना धीरज। इस हंसी में जो नहीं है, इस हंसी में क्या नहीं है, इस हंसी में क्या नहीं है, और जो नहीं है क्या वो सचमुच कहीं है इस हंसी में। एक और कविता है, ये भी थोड़ी सी हमारी प्रौढ़ता और उसके शिल्प की निशानी है। इसका शीर्षक है आगमन। ये दोनों कविताएं लगभग आसपास लिखी गई हैं और आलोचक होने के नाते मैं जानता हूं कि जो सच्ची और अच्छी कविताएं होती हैं वो बगैर किसी अनुभव के नहीं लिखी जाती। इसका शीर्षक है आगमन। स्मृतियों के सपनों में कोई भरता है उड़ान। स्मृतियों के सपनों में कोई भरता है उड़ान। घाटियों पहाड़ों तक फैल जाती है उसके हौसलों की अनगूंज। घाटियों पहाड़ों तक फैल जाती है उसके हौसलों की अनगूंज। एक कोई झील के किनारे जैसे बैठा देख रहा हो अपनी उम्मीदों की परछाई। एक कोई झील के किनारे जैसे बैठा देख रहा हो अपनी उम्मीदों की परछाई। जरा इस पर ध्यान दीजिएगा, उम्मीदों की भी अपनी परछाई होती है। भोर की हल्की नीली गेरुई रोशनी में सुनाई पड़ती है किसी की चहक, दिखाई फिर भी कहाँ देती है। भोर की हल्की नीली गेरुई रोशनी में सुनाई पड़ती है किसी की चहक, दिखाई फिर भी कहाँ देती है। तब भी तो सुर्ख सुर्ख होता जाता है सूरज, जैसे बिछा रहा हो कोई सुनहला कालीन किसी की अगवानी में। तब भी तो सुर्ख सुर्ख होता जाता है सूरज, जैसे बिछा रहा हो कोई कालीन सुनहला किसी की सुनहली अगवानी में। पौधों के चेहरों पर किसी के पदचाप की, ये छंद मैंने गलत पढ़ दिया, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। तब भी तो सुर्ख सुर्ख होता जाता है सूरज, जैसे बिछा रहा हो कोई सुनहला कालीन किसी की अगवानी में। पौधों के चेहरों पर किसी के पदचाप की आहट है। पौधों के चेहरों पर किसी के पदचाप की आहट है। पत्तियों और फूलों की पंखुड़ियों में है सुगबुगाहट। जिंदगी कोई पन्ना खोलकर बैठने वाली है, जैसे अभी और आने वाला है कोई उसे बांचने के लिए। सपनों के पांव थिरकने लगे हैं, नए सिरे से जवान होने लगी हैं स्मृतियां। स्मृतियों के सपनों में कोई भरता है उड़ान और घाटियों पहाड़ों तक फैल जाती है उसके हौसलों की अनगूंज।
ये जो भीमबेटका है मेरी, वो लंबी कविता है और करीब वो मैं समझता हूँ 25-26 पेज के। मैं उसके कुछ टुकड़े आपको सुनाऊंगा क्योंकि अब थोड़ी थकान भी महसूस कर रहा हूँ और विराम का कोई अवसर है नहीं, इसलिए मैं इसके कुछ भीमबेटका के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं कि भीमबेटका भोपाल से करीब 40-45 किलोमीटर होशंगाबाद के रूट पर है, जो उधर रूट जाता है इटारसी की तरफ और इटारसी के बाद फिर चला जाता है खंडवा, भुसावल और फिर बम्बई। तो ये भीमबेटका पुरातात्विक स्थल है और अब तो वर्ल्ड हेरिटेज में है। वो ऐसा माना जाता है कि 25,000 साल पहले वहाँ आदिम मानव की बस्ती थी और शायद गांव वालों ने कभी कभी पशुचारण करते हुए जाकर देखा होगा और वहाँ उनको जो चट्टानें हैं शिलानुमा, उनमें ढेर सारी आकृतियां बनी हुई हैं और आकृतियां ढेर सारी कहानियां कहती हैं। लेकिन मेरी कल्पना ने यह भी यात्रा की कि शायद पांडव भी कभी यहाँ रहे हों, क्योंकि उसका नाम भीमबेटका क्यों है। लेकिन उसका भीमबेटका का दूसरा कारण यह भी हो सकता है नामकरण का कि उसकी चट्टानें बहुत ही विशालकाय और दूर से देखने पर बहुत भयावह लगती हैं। और अगर आप बस में से या ट्रेन में से उसे देखें, ट्रेन में से तो नहीं दिखता लेकिन बस से जाते समय दूर से दिखने लगती हो पहाड़ी, तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी पहाड़ी पर कोई एक ऐसी चट्टान बर्छी की तरह रख दी है। लेकिन उस बिंब को पकड़ते हुए मैंने सबसे पहले ये देखा कि अगर यहाँ पांडव आए होंगे तो उन्होंने कैसा जीवन यहाँ जिया होगा और कैसे देखा होगा। और मैं बहुत दिनों तक ये बात सोचता रहा कि ये कविता मेरे पास आई क्यों। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि मैं उधर गोवा की तरफ विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने जा रहा था और जब अहमदनगर मैंने पार किया तो ये कविता अपने आप आने लगी और मैंने डायरी में कुल नोट किया तो 5 पेज की कविता ये हुई थी। फिर एक दिन मैं, नरेंद्र जैन और हमारे मित्र विनय दुबे बैठे थे उनके घर, तो उन लोगों ने अपनी कविताएं सुनाने के बाद कहा कुछ आप भी सुनाइए। तो मैंने ससंकोच मैंने कहा ठीक है मैं सुनाता हूँ, लेकिन वो ऐसी ही है। सुनाया तो उन्होंने कहा तो इसमें संभावना बहुत है, आप इस पर काम कीजिए। और मैं जब काम करने लगा तो निरंतर इसके 8 ड्राफ्ट मैंने बनाए। पहले नवभारत ने इसको छापा अखबार ने, फिर उसके बाद वसुधा में ये करीब 12 पृष्ठों में छपी। कमला प्रसाद जी ने, हमारे वही आदरणीय मित्र थे, अब स्वर्गीय हो गए हैं लेकिन हमारे पड़ोसी भी थे, उन्होंने इसको बहुत छापा। और सेवाराम त्रिपाठी जी जो आशीष त्रिपाठी के पिताजी हैं, उन्होंने भी बहुत आग्रह के साथ इसको लेके छापा। मैं इन लोगों की याद करना चाहता हूँ इस वक्त। तो मैंने ये कहा कि मैं इस कविता के कुछ टुकड़े आपको सुनाऊंगा क्योंकि कविता लंबी है और मैं पढ़ भी नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं थक भी रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें से आपको सुनाता हूँ। जो वहाँ पर ये शैलचित्र हैं, कुछ बातें उन शैलचित्रों के बारे में आपको सुनाऊंगा। कुछ भीमबेटका के भीतर जो है वो क्या है, क्योंकि वो गुफा नहीं है, गुफा द्वार जरूर है उसमें, लेकिन जब अंदर जाते हैं तो पूरा पत्थर पहाड़ी इलाके का ऊपर नीचा ऊंचा नीचा है और घाटी है और उसमें वनस्पतियां भी खूब उगी हुई हैं, जीव जंतु भी हैं। तो मैंने ये कल्पना की कि भीम जब आए होंगे तो जैसे कि वो भीम थे, भीमबेटका उन्हीं के बैठने लायक है ये। तो कुछ मैंने अपनी कल्पनाओं की उड़ान भी ली है, कुछ आप भी देख लें। और हाँ, विदिशा को जो मैंने छोड़ा था तो मुझे लगा पांडवों का निर्वासन भी कुछ इससे कई गुना अधिक रहा होगा जैसे मैंने विदिशा छोड़ा, क्योंकि विदिशा को लेकर मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कभी ये शहर छोड़ूंगा नहीं, लेकिन वो छूटा तो फिर छूट गया। हालांकि मेरा आना जाना वहाँ रहता है।
तो आपको पता है विदिशा जो है सम्राट अशोक की ससुराल थी, और वो रामायण काल से लेकर के संस्कृत के तमाम बड़े बड़े काव्यों में, यहाँ तक कि कादम्बरी में, महाभारत में और बृहत कथा में सब जगह विदिशा खूब डोमिनेंटली आया है, उसकी चर्चा आती है। बहुत बड़ा नगर था वो। मेघदूत में और अग्निमित्र में, वो मालविकाग्निमित्र में विदिशा ही है। कविता सुना रहा हूं। यहीं कहीं किसी सख्त चट्टान पर बैठ भीम ने घंटों निहारा होगा, प्रतिशोध में लहराते द्रौपदी के केशों को। द्रौपदी के केश सचमुच कितने लहरीले थे कि उनकी लहर में खो जाती थी निर्वासित भीम की निगाह। कई कई बार के अपमानों के बाद एक स्त्री जैसे उठा लेती है अपना सिर। भीम बैठका उठी हुई दिखाई देती है दूर से। फेंक कर मारी गई बर्छी की तरह खुबी हुई लगती है अछोर आसमान में। भीम बैठका की इन्हीं कंदराओं में गुजरे होंगे न जाने कितने कितने साल भीम के। ये छोड़ करके मैं फिर टुकड़ा पढ़ रहा हूं। भीम बैठका की इन्हीं कंदराओं में जब तब सुनाई दे जाती है आहत सिंह की दहाड़। सिसकियां सुनाई पड़ जाती हैं किसी की। नीम और खदिर की शाखों के बीच उलझ जाना दिखाई दे जाता है गदा का। सचमुच कोई क्या इतना चाह सकता है प्रिय द्रौपदी को जितना चाहते थे भीम। वो द्रुपद कन्या भी कुछ कम नहीं थी। 5 तो थे उसके पति, फिर भी लगाई गई वही दांव पर। और इससे अधिक अपमान किसी स्त्री का और क्या किया जा सकता है। और दांव पर लग चुकने के बाद भी क्या डूब मरने की बात नहीं थी? क्यों नहीं लटक कर झूल गई किसी मोटी डाल से? आसपास क्या नहीं रहे होंगे उसके गहरे जलकुंड? नदियां तो रही होंगी पूर्व पर आई हुई। धरती की छाती भी क्यों कर नहीं फटी? कैसे वह अपने सर्पिल केशों को लहराती बरसों बरस करती रही यही इंतजार रहकर। वह द्रौपदी ही तो थी, सिखाया हम सबको जिसने करना प्रतिकार। प्रतिकार अगर न किया जाए तो हिम्मत बढ़ जाती है अत्याचार की। फिर मैं छोड़ रहा हूं। मोहनजोदड़ो से भी पहले की यादें हैं भीम बैठका के पास। इमली और सेमल हैं, ये सब वहां हैं। मोहनजोदड़ो से भी पहले की यादें हैं भीम बैठका के पास। असल में एक किस्से की तरह चल रही कविता। इमली और सेमल हैं सागौन और महुओं के साथ। इन्हीं की सांवली छायाओं के बीचे बीच धूप लेटी हुई है। हवा ठहरी हुई बतिया रही है। अबोध क्वारी लताओं को निहारते हुए सुनाई पड़ जाती होगी उन्हें अकेली टिटहरी की चीख। झपट्टे मार उड़ जाना दिखाई पड़ जाता होगा चील का। सिसकारी सांपों की चौकन्ना कर डालती होगी उन्हें। सनसनाते होंगे जब बांस बन सधे हुए डैनों की ताकत से अपने अचूक निशाने पर झपटता शाहीन मत क्या नहीं डालता होगा भीम को। ये किस तरह से ऋतुएं बदलती हैं उनका भी थोड़ा सा टुकड़ा है। क्या क्या नहीं याद है भीम बैठका को। हरियाली का लहक कर भभक उठना, अचानक जेठ बैसाख में हो जाना फिर तब्दील राख में। झाड़ झंखाड़ मात्र क्या नहीं रह गया हो तब जीवन। लेकिन फिर अखवाई होगी टहनियां तामई कोमल पत्तों से धीरे धीरे, और फिर भर गई होगी उनकी छरहरी देह। बवरा नहीं उठा होगा तब क्या सचमुच वन प्रांतर। कोयल की कूक बेद गई होगी आसमान। डालियां झुक आई होगी अपने यौवन के भार से। भूल क्या नहीं होंगे
क्या नहीं गए होंगे तब सबको अपने अपने दुख भूले नहीं तो कसकता रहता है चुभे हुए कांटे की तरह। दुख भूले नहीं तो कसकता रहता है चुभे हुए कांटे की तरह। छिन जाती है आदमी से उसकी नींद, करवटों का इतिहास भर बचती है तब सभ्यता। इसमें मैंने कुछ जो महाभारत का एक टुकड़ा है वो उसको मैंने इन्वर्टेड कामा में अपनी भाषा में ज्यों का त्यों ले लिया है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ क्योंकि वो टुकड़ा थोड़ा सा आपके काम का भी है और वैसे भी वो महत्वपूर्ण है। हालांकि वो हाँ मिल गया वो टुकड़ा। समय इसी तरह उड़ता रहता है अपने डैने फैलाए, आकाश के मन की खबर रहती है उसे और रहती है पृथ्वी के सपनों की चिंता। समय कभी नहीं होता निश्चिंत, सोचता ही रहता है वह लगातार। अब यहां से महाभारत को मैंने इन्वर्टेड कामा में कोट किया है। अशिष्ट, मर्यादा रहित, स्वार्थ और लोभ बुद्धि से अंधी हो उठती है जब सत्ता। और ये महाभारत में है, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूं, केवल मेरी भाषा है। अशिष्ट, मर्यादा रहित, स्वार्थ और लोभ बुद्धि से अंधी हो उठती है जब सत्ता। सुख सुविधा के मोहजाल में उलझकर रह जाते हैं सभासद। आंख फेर लेते हैं महाजन जब सब ओर से और पतित हो उठती है बुद्धि सम्राटों की बुद्धि। संवेदन गायब हो जाते हैं, लुप्त हो जाता है काव्य विवेक। अर्थ नष्ट होने लगते हैं तब शब्दों के, गायब होने लगते हैं वाणी से भाव। सच रोज रोज रौंदा जाता है बलि झूठ के पांव के नीचे। अधर्म के हाथों अपमानित किया जाता है धर्म। प्लास्टिक के फूल भर बची रह जाती है तब सभ्यता। चुनाव के कर्मकांड भर बचा रहता है जैसे लोकतंत्र। खुशबू चली जाती है छोड़कर हमारा साथ, उठकर चली जाती है पवित्रता। सूख जाता है नदियों का जल, गंदे और मटमैले हो उठते हैं पोखर। पृथ्वी उदास हो उठती है, उदासी में डूब जाते हैं ग्रह और नक्षत्र। अन्याय की मार से नीले पड़ जाते हैं महासागर। और इसका अंतिम टुकड़ा है, तंत्र की घिनौनी करतूतों को भुगतता है लोग सृष्टि भुगतती रहती है अभिशप्त रहकर सत्ता के भ्रष्ट होने पर। ये इसमें एक और जो सभ्यता जिस तरह की चल रही है उसका एक टुकड़ा सुना के मैं इसको छोड़ता हूं। बहुत तेजी से सरक रही है धरती आग के गोले के पास। बहुत तेजी से सरक रही है धरती आग के गोले के पास। ओजोन की छाती फटी जा रही है, सांस घुटी जा रही है ब्रह्मांड की। खरमोटन मलबा फेंका जा चुका है पृथ्वी के मुंह पर। डीजल के धुएं से घुट रही है आसमान की सांस। विचलित हैं दोनों ध्रुव, क्षुब्ध और उदास है गोलार्ध। हिमालय चिंतित है आल्प्स, बोल्गा, यांगतीसी कांग और ब्रह्मपुत्र बिफरी हुई हैं। गंगा की शीतल धवलता चिंतित है सांवली यमुना की गहराई। आत्मघात की ओर निरंतर बढ़ते चले जा रहे हैं मगर सभ्यता के पांव और भोग की बदबू से भर गई हैं दिशाएं। समझदारी कितनी बढ़ गई है आदमी की, जिस छत की छांव में रहना है पोली कर रहा है उसी की दीवार। समझदारी कितनी बढ़ गई है आदमी की, जिस छत की छांव में रहना है पोली कर रहा है उसी की दीवार। जिस पुल से गुजरना है उसी की नींव में भर रहा है रेत। सुनाई देता रहता है अक्सर
गिरने ही वाली है दीवार, दरारें पड़ चुकी हैं बांध में। अभी बिहार उहार में आपने देखा होगा, दरारें पड़ चुकी हैं बांध में, थरथराने लगे हैं पुलों के खंभ। चीजें खतरे के निशान से ऊपर, खूब ऊपर बह रही हैं और करीब आता जाता है हमारा काल। आदिवासी अबोध कन्यासी खामोश खड़ी भीम बैठका। आदिवासी अबोध कन्यासी खामोश खड़ी भीम बैठका, ताकती रहती है अपने पठार और जंगल। घाटी में गूंजती जाती है एक वत्सल पुकार, चले आओ चले आओ, वक्त अभी भी बचा है, बची है अंगूठे भर जमीन, इससे ज्यादा शब्द कहाँ है उसके पास। भीम बैठका की भाषा आदिम है उसके ख्याल। भीम ने तब क्या किया होगा यहाँ रहकर इतने दिन, वह भी क्या रहे आए होंगे इसी तरह आदिम। ये भीम बैठका का कुछ टुकड़ा था महाभारत की कथा, और दोनों को एक साथ मैंने इसमें पैच कर दिया है। मैं आपको अब कुछ गज़लें सुनाता हूँ, क्योंकि कई हमारे मित्रों को इस पर भी लगता है कि अच्छा मैं गज़लें भी लिख लेता हूँ। तो इसका एक किस्सा ये है कि हमारे कवि मित्र शलभ श्री राम सिंह तो जैसी अच्छी हिंदी कविता लिखते थे, उससे कई गुना अधिक वो क्लासिकल उर्दू गज़ल भी लिखते थे। तो चूंकि हम लोग एक ही कमरे में अगल बगल के तखत पर वहाँ विदिशा में लेटते थे और लगभग 4 बजे हमारी नींद खुल जाती थी, तो एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि तुम कविताएं तो लिखते हो, गज़लें क्यों नहीं लिखते हो? तो मैंने कहा वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो उन्होंने कहा कोशिश करो, जहाँ पर तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थाम लूँगा। तो ऐसी कुछ लड़खड़ाहटों में उन्होंने थामा भी, कई मिसरे उन्होंने लगाए भी, लेकिन जो मैं आपको सुना रहा हूँ वो तो लगभग मेरे ही हैं जहाँ उनके होंगे। और जैसे कि एक मिसरा एक गज़ल में मेरे था, जिसको स्वर्गीय दुष्यंत कुमार के बेटे आलोक त्यागी ने जोड़ा है, उसमें मैंने किताब में लिख भी दिया है कि ये मिसरा आलोक त्यागी का दिया हुआ है। क्योंकि इतनी ईमानदारी तो आदमी को बरतनी चाहिए, क्योंकि हम किताबों से लेते हैं, मित्रों से लेते हैं, अपनी स्मृतियों से लेते हैं। तो इसमें क्या शक है कि लोग आप पर शक करेंगे कि आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ भी मैं एक पॉलिटिकल गज़ल से आपको सुना रहा हूँ, और उसके बाद फिर कुछ रोमांटिक गज़लें भी आपको सुनाऊंगा, और कुछ दो एक चीज़ें और सुनाऊंगा। आप पहले इसको सुने। खूब हरियालियों का मंजर है, इसको आप दिए गए सपनों से जोड़ लीजिए। खूब हरियालियों का मंजर है, धूप नीचे है छांव ऊपर है। खूब हरियालियों का मंजर है, धूप नीचे है छांव ऊपर है। सर बचाते हुए चले गुलशन, सर बचाते हुए चले गुलशन, फूल के हाथ में भी पत्थर है। रूप का रंग का हिमाकत का नशा दिल पर नहीं नजर पर है। रूप का रंग का हिमाकत का नशा दिल पर नहीं नजर पर है। खैर ये ख्वाब की इमारत है, उस तरफ एक और भी घर है। खूब हरियालियों का मंजर है, धूप नीचे है छांव ऊपर है। दूसरी गजल है, आग पानी में खूब चलती है। आग पानी में खूब चलती है, जब नदी रास्ता बदलती है। ये थोड़ा सा प्रतीकात्मक कथन है। सारा मौसम अलाव होता है, टहनी टहनी में आग पलती है। बादलों की जवान राहों पर हौले हौले से बिजली चलती है। फूल बनने की ख्वाहिशें लेकर एक नन्ही कली मचलती है। आंधियों के अजीब किस्से हैं, देह तपती है रूह गलती है।
एक एक गज़ल है जो जिसको कलम के संपादकों ने इसको छापा था, वो मैं आपको सुना रहा हूँ। काफ़ी पुरानी है ये हम अध्यापक होने के नाते रोज़ पढ़ाते हैं तमाम तरह की उपमाएं। उसमें स्त्रियों के जो चलने की अदाएं हैं उनको लेके बहुत सारी उपमाएं हम पढ़ाते हैं कल्पना के रूप में। लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं इसी विषय पर लिख रहा हूँ तो मैं ऐसा लिखूँगा कि उधर की कोई उपमा नहीं लूँगा। अगर मेरे पास अपनी कल्पनाओं की ताकत है तो मैं उसी से लूँगा। हालांकि लिखते हुए ये सब तो लिया, लेकिन अर्थ भी इसका अपना संदर्भ बदलता चला गया। चल नदी सी चलती चल, चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल। चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, शोख सुर्ख सुबहों में धीरे धीरे ढलती चल। ये बहुत छोटी बहर की गज़ल है। शोख सुर्ख सुबहों में धीरे धीरे ढलती चल, तप रहा हो जब सूरज बर्फ सी पिघलती चल। तप रहा हो जब सूरज बर्फ सी पिघलती चल, जंगलों के सीने से राह से निकलती चल। तप रहा हो जब सूरज बर्फ सी पिघलती चल, जंगलों के सीने से राह सी निकलती चल। ठोकरों का डर कैसा बस की बस संभलती चल, ठोकरों का डर कैसा बस की बस संभलती चल। मोड़ मोड़ पहरे हैं, मोड़ मोड़ पहरे हैं, रास्ते बदलती चल। ये जो टुकड़ा है ये इसकी कुछ थोड़ी सी छाया मैंने दुष्यंत कुमार की एक गज़ल से, मैंने उसके अगल बगल से कहीं से जाकर के मैंने ग्रहण की है। इसलिए ये बेईमानी क्यों करूं, आपको बता दूं दुष्यंत कुमार की गज़ल है। और जब मैं दुष्यंत कुमार की रचनावली कर रहा था उससे पहले दुष्यंत जी ने मेरे काव्य पाठ की भोपाल में सन 72 में सबसे पहले अध्यक्षता की थी और फिर मुझे उनका स्नेह मिलने लगा था तो मेरी मुलाकातें अक्सर होती थी। तो पहले से मैं उनकी गज़लों को पढ़ रहा था, बाद में फिर वो सारा काम उनकी मृत्यु के बाद मेरे ही जिम्मे आया तो मैंने वो रचनावली उनकी 4 खंडों में की। तो उनकी एक कविता है, उनकी गज़ल है, चांदनी छत पे चल रही होगी, धीरे धीरे टहल रही होगी। चांदनी छत पे चल रही होगी, धीरे धीरे टहल रही होगी। अब इसमें जहाँ से मैंने लिया आप देखें और मैंने कैसे लिया और उन्होंने क्या लिखा। शहर की भीड़ भाड़ से बचकर, शहर की भीड़ भाड़ से बचकर वो गली से निकल रही होगी, चांदनी छत पे चल रही होगी। तो मैंने लिखा कि जंगलों के सीने से राह से निकलती चल, ठोकरों का डर कैसा बस की बस संभलती चल। अब इसको देखिएगा, मोड़ मोड़ पहरे हैं, रास्ते बदलती चल, चल नदी से चलती चल। ये मैंने वहाँ से इंस्पायर होकर के लिखा। मोड़ मोड़ पहरे हैं, रास्ते बदलती चल, रात के अंधेरों में जल दिए सी जलती चल। और अंतिम है, दूर तक है खामोशी, दूर तक है खामोशी, याद सी टहलती चल। चल नदी सी चलती चल, लहर सी मचलती चल, शोख सुर्ख सुबहों में धीरे धीरे ढलती चल। एक और गज़ल है, इश्क